Hello everybody, welcome to the video. So as you all know that we have started this series of certain contemporary issues और इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी में जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स चल रही हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं, जिसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजी काम कर रही है, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो जैसे आपके पास एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हार्ट डिसीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा काम हो रहा है, तो उसको हमने डिस्कस किया। रोहिंग्यास के अंदर उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एक काम चल रहा है, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया कि वो कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से जो है वो पीड़ित हैं। उसी के अंदर हमने इस्लामोफोबिया की जो प्रॉब्लम है, अगेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके अंदर काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बेसिकली ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इवेंचुअली दे कैन बी साइटेड इन योर आंसर्स। इतना लंबे चौड़े तरीके से तो ऑब्वियसली आप नहीं साइट कर पाएंगे, उतना जो है वो आपको ना समय दिया जाता है, ना आपके पास उतना स्पेस होता है। बट इवेंचुअली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन कर सकते हैं एंड यू कैन साइट देम इन योर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर आप उन चीज़ों को, जो भी तमाम चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम सीखेंगे, उन चीज़ों को आप जो है वो साइट कर सकते हो। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के अंदर ही जो ट्राइबल्स के इश्यूज़ हैं, जिनके ऊपर अभी कंटेम्प्रेरी काम हुए हैं या फिर हो रहे हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो जो आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा जो है, इट इज़ एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था। सो नरेंद्र दबोलकर एक रैशनलिस्ट हैं, तो उनके जो व्यूज़ हैं वो इस आर्टिकल के अंदर लिखे गए थे। नो सेल्फ रिलायंट इंडिया विदाउट द फ्रीडम फ्रॉम डॉगमास एंड सुपरस्टिशंस। ठीक है, तो इनके जो व्यूज़ हैं वो लिखे गए थे। ठीक है, सो ये एक आर्टिकल लिखा गया था, नो सेल्फ रिलायंट इंडिया विदाउट फ्रीडम फ्रॉम डॉगमा एंड सुपरस्टिशंस। ठीक है जो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अब डबोलकर के ऊपर तो कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज़ ऑलमोस्ट, वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि इस आर्टिकल से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। बट ये आर्टिकल का जो संबंध था, जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो ये आर्टिकल जिस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा था, इट वाज द सेकुलराइजेशन डिबेट। द सेकुलराइजेशन डिबेट अक्सर जो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं या फिर जो आपके पास क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं, तो उनका मानना था कि जैसे जैसे साइंस का इन्फ्लुएंस सोसाइटी के अंदर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी के अंदर कम होता जाएगा। ठीक है, सो ये जो है वो उनका मानना था। लेकिन इवेंचुअली हम जो आज की दुनिया के अंदर देख रहे हैं, वो ऐसे कुछ हो गया है कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम भी नहीं हो रहा और साइंस भी जो है वो तरक्की कर रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं द सेकुलराइजेशन डिबेट और द सेकुलराइजेशन थीसिस। तो सीधा सीधा इस आर्टिकल का जो संबंध था वो इस सेकुलराइजेशन थीसिस से था। और ये सवाल तो यूपीएससी के साथ पूछा ही जाता है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, साइंस एंड रिलीजन, कि साइंस और रिलीजन दोनों के बीच में क्या संबंध हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये सवाल अक्सर ऐसे पूछा जाता है और बच्चे जो है वो एक क्लासिकल थिंकर हैं हमारे, जो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पर्सपेक्टिव से बच्चे आंसर को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू है साइंस और रिलीजन का, वो काफ़ी चेंज हो रहा है। उस चीज़ को हम कहते हैं सेकुलराइजेशन थीसिस। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, सो हमारे दो कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं। एक तो है जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनका ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है, वेटरन एस्पिरेंट्स के लिए ऑलरेडी ये प्रोग्राम चल रहा है, रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स, जिसके अंदर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल पूछे जा रहे हैं, जो थीम्स, कौन कौन से थीम से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर होगी। प्लीज़ चेक इट आउट। और एक जो जस्ट बिगनर बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच जो है दैट हैव बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो
please, if you have time or if you feel the need, you can check out these 2 courses. चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं. द सेकुलराइजेशन थीसिस. सेकुलराइजेशन थीसिस या फिर सेकुलराइजेशन, सेकुलराइजेशन का सीधा सीधा मतलब जो रॉबर्ट टायलर निकालते हैं, दैट इज़ द डेथ ऑफ गॉड. ठीक है, गॉड, देखिए गॉड कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष है. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टायलर, द गॉड, बड़े जी वाला गॉड, गॉड इज़ अ कॉन्सेप्ट. गॉड एक कंसेप्ट है that says that there is some supernatural power or there is some supernatural being that is governing each and everybody, that is governing each and every law that eventually governs us. The God, it's a concept. वो God जो है वो एक concept है. God जो है according to रॉबर्ट टायलर, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, रॉबर्ट टायलर कह रहे हैं कि God जो है वो एक notion है, concept है. ठीक है, वो नोशन जब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है सोसाइटी में, जब वो नोशन बंद हो जाता है, इट मीन्स सेकुलराइजेशन. और सेकुलराइजेशन होता कैसे है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टायलर, द सेकुलराइजेशन इट हैपन्स ड्यू टू साइंस. साइंस की वजह से सेकुलराइजेशन होता है. सो द डिक्लाइन इट इज़ बिलीव्ड टू बी ब्रॉट अबाउट बाय मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके जो रैशनल लॉज हैं आपके दिमाग के अंदर, जो रैशनल पार्ट है ब्रेन का, वो ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है. आप हर एक चीज़ को रैशनली सोचने की कोशिश करते हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर इल नाउ, आपको बीमार, आप जो है वो बुखार आ गया, तो आप उस चीज़ को रैशनली सोचोगे कि कल मैंने जो है वो कुछ मास्क लगा के बाहर नहीं गया था, या फिर जो है वो कुछ मैं बहुत जो है वो भाग रहा था, बहुत शरीर जो है वो गर्म था और मैंने ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट. तो दिस इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन. जब आप एक चीज़ को रैशनली जो है वो बनाते हो, एक चीज़ को रैशनली बताने की कोशिश करते हो. ठीक है, तो जब रैशनलाइजेशन की बात आती है, तब ये एक जो नोशन है, भगवान की मर्जी थी इसलिए मैं बीमार हो गया, ये जो एक नोशन है, ये जो एक प्रैक्टिस है, ये डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, दैट इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन. जब आप अपने आप से खास करके तर्क वितर्क में बात करना शुरू करते हो. ठीक है, और साइंस के ऊपर, साइंस का मतलब क्या है कि जब आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर कोई कंक्लूजन निकालते हो. ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास जो साइंस का नोशन है वो आता जाता है, तो जो गॉड का नोशन है, जो एक सुपर नेचुरल का नोशन है, वो आपके पास जो है वो बाहर निकलता जाता है. इसी चीज़ को, जो सेकुलराइजेशन डिबेट है, इसको हम 2 पर्सपेक्टिव से स्टडी करने की कोशिश करेंगे. एक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लासिकल थिंकर्स, दूसरा है आपके कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से हम इसको स्टडी करेंगे. तो अगर मैं क्लासिकल थिंकर्स की बात करूँ, तो जो पहला चेहरा मेरे सामने आता है, दैट इज़ द अगस्त कॉम्ते. तो जो आपके पास अगस्त कॉम्ते हैं, ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी. उन्होंने सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसके लिए उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की थी. ठीक है, एक है आपके पास थियोलॉजिकल स्टेज, द सेकेंड वन इट इज़ द मेटाफिजिकल स्टेज, एंड द थर्ड वन इज़ द पॉजिटिव स्टेज. ठीक है, इसी पॉजिटिव स्टेज से आपका पॉजिटिविज्म, जो कि हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, वो बना हुआ है. द थियोलॉजिकल स्टेज, थियोलॉजिकल स्टेज में हर एक चीज़ की एक रिलीजियस एक्सप्लेनेशन दी गई. भूकंप आ गया तो कह दिया भगवान की मर्जी, भगवान नाराज़ हो गया. ठीक है, सुनामी आ गई, अकाल पड़ गया तो कह दिया भगवान की मर्जी, मुझसे भगवान नाराज़ हो गया. हर एक चीज़ आप भगवान के साथ जोड़ देते हो, हर एक चीज़ को आप सुपरनेचुरल के साथ जोड़ देते हो, हर एक चीज़ की आप एक रिलीजियस एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हो. दैट इज़ द थियोलॉजिकल स्टेज. देन यू हैव द मेटाफिजिकल स्टेज. द मेटाफिजिकल स्टेज व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इट इज़ एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिलॉसफी. जब आप एक चीज़ में तर्क वितर्क ढूंढना शुरू कर देते हो. ठीक है, खैर उस तर्क वितर्क में रैशनैलिटी हो, लॉजिक कितना हो, वो स्थापित नहीं है.
लेकिन जो चीज़ें हैं वो फिलोसफिकली आपको समझानी स्टार्ट कर दी जाती हैं, तर्क वितर्क से आप उन चीज़ों को समझना जो है वो स्टार्ट कर देते हो। देन उसके बाद पॉजिटिविस्ट स्टेज या फिर पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज के अंदर आप हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हो। एक लॉ को, आप पर्टिकुलर लॉ को डराइव करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। उस लॉ को प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उस लॉ को एज अ रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। इवेंचुअली हर एक चीज़ वो ये रूल जो है वो आपको समझाता है, बतलाता है वो चीज़। ठीक है। इवेंचुअली जो आने वाले फिलोसोफर्स हैं, ये 3 स्टेजेस हैं आपके पास जिसके अंदर की अगस्त कॉम्ते कहते हैं कि सोसाइटी इस तरह से इवॉल्व होती है। इवेंचुअली जो आने वाले फिलोसोफर्स हैं, चाहे वो आपके पास कार्ल मार्क्स हो जाए, चाहे वो मैक्स वेबर हो जाए, चाहे वो इमाइल डर्काइम क्यों ना हो जाएं, वो भी, उनका भी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इसी सेम लाइन के ऊपर चलता है कि सोसाइटी जो है वो आपकी इसी लाइन और लेंथ के ऊपर इवॉल्व करी है। थियोलॉजिकल स्टेज आई है, मेटाफिजिकल स्टेज आई है, फिर जाके कहीं जो है वो पॉजिटिव स्टेज आई है। इन द पॉजिटिव स्टेज यू हैव द डिसिप्लिन ऑफ साइंस ग्रोइंग। तो आपके पास जो है तो साइंस की जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जो जनरलाइज्ड लॉज हैं उनकी ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, और कोई भी फिनोमिना है आप उनको उन लॉज के माध्यम से, जो कि ऑलरेडी टेस्ट कर लिए गए हैं, उनके माध्यम से आप जो है वो समझाते हो। फिलॉसफी के अंदर ऐसा नहीं है। फिलॉसफी के अंदर आइडियाज़, तर्क वितर्क के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है, नॉलेज के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है। थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर दोनों ही नहीं है। वहाँ पे एक नोशन है जो कि हर एक चीज़ को गवर्न कर रहा है, नोशन ऑफ गॉड। वो हर एक चीज़ को जो है वो गवर्न कर रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से इनका मानना भी, अगस्त कॉम्ते का मानना भी यही है, इमाइल डर्काइम का मानना भी यही है कि आपके पास जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, साइंस बढ़ती है, साइंस के बढ़ने के कारण रिलीजन नीचे आ जाता है। आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग साइंस के बेसिस के ऊपर होना स्टार्ट हो जाती है, ना कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर। इसी चीज़ को बाकी जो थिंकर्स हैं उन्होंने भी सही माना है, और आपके सिलेबस के अंदर जो लिखे गए हैं जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, वो भी इसी लाइन ऑफ थिंकिंग को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि पहले मैजिक था। ठीक है। आई बिलीव आपको सबको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि इन्होंने कैसे जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि पहले मैजिक था, फिर उसके बाद आपके पास रिलीजन आया, एंड इवेंचुअली रिलीजन के बाद आपका जो है, आपकी सोसाइटी के अंदर जो है वो साइंस का डिसिप्लिन जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। सो फर्स्टली इट वाज मैजिक, देन इट वाज रिलीजन, देन इट वाज साइंस। तीसरी स्टेज जो है वो आपके पास साइंटिफिक स्टेज आ जाती है, या फिर साइंस की स्टेज बन जाती है। ठीक है। ये थे आपके पास क्लासिकल्स। अब हम कंटेम्प्रेरी के ऊपर आते हैं, क्योंकि थीसिस के अंदर, इस डिबेट के अंदर हमने ये देखा है कि आज कई जगह के ऊपर रिलीजन का जो एक सिग्निफिकेंस है वो इंक्रीज भी हुआ है। कई एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ के अंदर रिलीजन का जो सिग्निफिकेंस है वो डिक्रीज भी हुआ है, और ये जो डिक्रीज है और जो इंक्रीज है ये भी दुनिया भर में सेम नहीं है। ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, कैसे आप सेकुलराइजेशन को देख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम कंटेम्परेरीज के हिसाब से बात करने वाले हैं। पहले हैं आपके पास रेपस्टैड। रेपस्टैड मानते हैं दैट द स्टेट, ही स्टेट्स दैट सेकुलराइजेशन, इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट द रिलीजन बिकम लेस इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, सोशल जो सामाजिक संस्थान हैं इनकी फंक्शनिंग के लिए रिलीजन जो है वो आपके पास नीचे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैरिज सिस्टम्स की बात करें, हम जो है वो मैरिज सिस्टम्स की बात करें। अगर मैरिज सिस्टम के अंदर पहले क्या किया जाता था कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैरिज सेरेमनीज जो है वो आपके पास बहुत बहुत दिनों तक चलती थी, वेद रिसाइट किए जाते थे, धार्मिक ग्रंथों को लाया जाता था, उनको रिसाइट किया जाता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो शादी का संस्थान है, जो शादी है, उसके अंदर आपका रिलीजन
इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो मैरिज है इट वॉज अ रिलीजियस, वो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर आ रही थी, उसके अंदर भी रिलीजन का, रिचुअल्स का बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब रादर देन सीइंग द मैरिज एज अ रिलीजियस और द रिचुअल इंस्टीट्यूशन, आप इसको मैरिज को एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मना रहे हो। आप पहले लिविंग इन रिलेशनशिप के अंदर रहते हो, लिविंग इन रिलेशनशिप के अंदर रहने के बाद फिर आप कंपैटिबिलिटी डिसाइड करते हो। ठीक है, पहले मैरिज बाय प्रोबेशन, लिविंग इन रिलेशनशिप इज बेसिकली मैरिज बाय प्रोबेशन। प्रोबेशनरी पीरियड अपना रखते हो, ट्रेनिंग करते हो एक दूसरे की, फिर उसके बाद जो है वो आगे आप मैरिज के संस्थान के लिए जाते हो। सो अब पहले क्या था कि मैरिज वो सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोमिनेंट थी। अब जो आपका लॉजिक है, अब जो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है, वो जो है वो प्रोमिनेंट है सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर। सो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रेपस्टैड सेकुलराइजेशन हो रहा है, सोसाइटी के अंदर सेकुलराइजेशन है। देन उसके बाद रॉबर्ट टायलर वो मानते हैं कि सेकुलराइजेशन बेसिकली दो तरीके से आप जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हो। द फर्स्ट वन, इट इज़ द ग्रेटर इंस्टीट्यूशनल डिफरेंशिएशन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी फ्रॉम द रिलीजियस अथॉरिटी। पहले क्या होता था कि जो चर्च है, चर्च स्टेट को डिक्टेट्स दे रही होती थी कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, क्रिश्चियनिटी का उत्थान करना है। अगर आप जो है वो अरबी एम्पायर की बात कर लो, अरेबिक एम्पायर, जो ये जो ईरानी एम्पायर है, इनकी भी बात कर लीजिए, तो उसके अंदर भी जो आपके पास खलीफा थे, जो मौलवी थे, वो डिक्टेट्स दे रहे होते थे, वो इनको गाइडलाइंस दे रहे होते थे स्टेट अथॉरिटी को, ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटीज़ को। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास सेकुलरिज्म की वजह से देयर इज़ अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ द रिलीजन एंड द गवर्निंग अथॉरिटीज़। तो अब आपके पास एक प्रॉपर डिवीज़न आ चुका है। पहली चीज़ सेकुलराइजेशन को डिफाइन करती है ये, दैट जो आपके पास इंस्टीट्यूशनल और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी हो जानी चाहिए। जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं वो रिलीजन के माध्यम से लोगों को गवर्न ना करें। दूसरी चीज़, मोर रैशनल, यूटिलिटेरियन एंड इंपीरियलिस्टिक व्यू पॉइंट फॉर मेकिंग योर ओन डिसीजंस। आप जो अपने लाइफ डिसीजंस हैं, जो आपके पर्सनल डिसीजंस हैं, आपके जो इंडिविजुअल डिसीजंस हैं, वो धर्म के नाम के ऊपर ना बनाएं। ठीक है, जैसे आपके पास मैरिज के अंदर हो रहा है, आप यूटिलिटेरियनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि जो है वो क्या लड़का लड़की कंपैटिबल हैं, लड़का अच्छा कमा लेता है, लड़की क्या अच्छा कमा लेती है। जब आप इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दो चीज़ों को, तब आपके पास आप कह दो कि जो सेकुलराइजेशन है वो हो रहा है, जो नोशन है गॉड का वो आपके पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कैसानोवा है। कैसानोवा ही डिस्टिंग्विश 3 फॉर्म ऑफ सेकुलराइजेशन। ठीक है, 3 तरह का सेकुलराइजेशन उन्होंने देखा है। पहला है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकुलराइजेशन, दिस इज डिफरेंशिएशन, जो कि रॉबर्ट ने भी समझाया। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जब आपके पास आपकी नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज लाइक गवर्नेंस वो रिलीजन से डिस्टिंक्ट हो जाती है, दैट इज डिफरेंशिएशन। द सेकेंड वन, इट इज द डिक्लाइन ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, खास करके जो चर्च के अंदर हाजिरी है, वो कम लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बात विवाद है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करो, वहाँ पे चर्च के अंदर हाजिरी लगनी कम हुई है, लेकिन अगर आप ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करो, यहाँ पे और मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खुलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सो दिस हैज़ मार्क्ड द डिक्रीज इन द पार्टिसिपेशन इन द रिलीजियस एक्टिविटीज़ बाय द इंडिविजुअल्स। तो आपके पास जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है वो कम हुई हैं, लेकिन वेस्ट के अंदर कम हुई हैं। ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता ही होगा कि मंदिर मस्जिद जो है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वो ज़्यादा हो गए हैं अब खुलने, उनके अंदर पार्टिसिपेशन भी जो है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देन यू हैव अ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो भी आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं, आप उनको पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते। ये भी वेस्ट के अंदर सही है,
वेस्ट के अंदर ये हो रहा है। बट आपके पास मैं वेस्ट का मतलब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर वेस्ट का मतलब मेरा रहेगा क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर, चर्च के अंदर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ईस्ट के अंदर देखो तो यहाँ पे ये भी जो चीज़ है ये पूरी नहीं बैठती। तो डिफ्रेंसिएशन हुआ है वर्ल्ड वाइड। जो डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए था बिटवीन द नॉन रिलीजियस आस्पेक्ट एंड द रिलीजियस आस्पेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, वो हुआ है। पर्सनल लेवल के ऊपर ये भी नहीं देखने को मिलता। जो आपके पास रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का डिक्लाइन है, ये कहीं कहीं पे आया है, कहीं कहीं पे ये जो है वो आगे उभरा है। फिर उसके बाद अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें, अगेन इन दी ईस्टर्न कंट्रीज, इंडिया लगा लीजिए, पाकिस्तान लगा लीजिए, यहाँ पे अगेन प्राइवेटाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया है, ठीक है। मैं अपना रिलीजन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे रिलीजन्स ही ऐसे हैं कि पब्लिकली आपको चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, ठीक है। मैं पगड़ी बांध के बैठा हूँ यहाँ पे, दाढ़ी रख के बैठा हूँ यहाँ पे, तो आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग माई रिलीजन, ठीक है। ये कैसे मेरा पब्लिक अफेयर थोड़ी ना हो गया है, सॉरी प्राइवेट अफेयर थोड़ी ना हो गया, आई एम पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट, ठीक है। सो कुछ चीज़ें सेकुलराइजेशन की वो वेस्ट के लिए सही हैं, लेकिन ईस्ट के अंदर सेकुलराइजेशन और तरह का देखने को मिल रहा है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेकुलराइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें गवर्नेंस अथॉरिटीज़ हाँ बिल्कुल सेकुलर होती चली जा रही हैं, लेकिन आपके पास बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकुलर नहीं हुई हैं। इसी चीज़ के ऊपर हेलरम्बस और हेलबॉर्न, उन्होंने बेसिकली इस डिबेट को 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सेकुलराइजेशन को समझाने के लिए 3 लेयर्स के लिए उन्होंने 3 लेयर्स में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला है पार्टिसिपेशन, या फिर 3 तर्कों के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है। पहला है पार्टिसिपेशन। अगेन पार्टिसिपेशन वेस्ट के अंदर डिक्लाइन हुआ है, ईस्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू अवेटे, ईस्ट के अंदर प्लस आपके पास अफ्रीका वगैरह, इन सब के अंदर जो पार्टिसिपेशन है इट हैज़ ग्रोन, वहाँ पे जो है वो बहुत रिमार्केबल इंक्रीजेज आए हैं। देन उसके बाद डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। आपके पास आपकी जो सोशल लाइफ है उससे चर्च का एक डिफ्रेंसिएशन हुआ है, उससे रिलीजन जो है वो डिफ्रेंशिएट हुआ है, ठीक है। तो कई हद तक ये देखने को मिलता भी है, लेकिन कहीं कहीं पे ये देखने को नहीं भी मिलता, ठीक है। सो इन द ईस्ट कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, या फिर कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत कम है। जो रिलीजन है, ईस्ट ने रिलीजन को साइंस के साथ ब्लेंड कर लिया है। तो जो अगर लेट से कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क को भगवान का नाम लेके फिर किया जाएगा, तो सेकुलराइजेशन डिफरेंशिएशन वाला नहीं देखने को मिलता। देन उसके बाद रिलीजियस प्लूरलिज्म। हेलरम्बस कहते हैं कि रिलीजियस प्लूरलिज्म इट इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन, कि एक रिलीजियस डोमिनेशन जो है वो अपनी अथॉरिटी लूज़ कर रही है और बाकी रिलीजन जो है वो आपके पास उसकी अथॉरिटी, उसके वैक्यूम को भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑथर्स, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि आपके पास ये सेकुलराइजेशन के कॉन्ट्राडिक्टरी बात जा रही है। सेकुलराइजेशन के कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे जा रही है? रिलीजियस प्लूरलिज्म, कि रिलीजियस आस्पेक्ट में आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि आपको जो भी अच्छा लग रहा है रिलीजन उसको आप चूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट सेकुलराइजेशन, ये सेकुलराइजेशन नहीं है, ये तो रिलीजन के अंदर आपके पास चॉइस बढ़ चुकी है कि आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए, ये तो तय है कि सेकुलराइजेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन सेकुलराइजेशन के इसी डिबेट को आगे रखते हुए रॉबर्ट टायलर जो है वो 3 लेयर्स को सजेस्ट करते हैं कि जो सेकुलराइजेशन है वो 3 लेयर्स के अंदर होता है। एक है सोसाइटल लेयर जिसको मैक्रो लेयर कहते हैं, एक है मीजो लेयर और एक है माइक्रो लेयर। देखो, सेकुलराइजेशन होता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट श्योर। इंडिया के अंदर भी हमारे पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे धर्म का जो एक बहाव है, धर्म का जो एक इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और कई हद तक होना भी चाहिए।
ठीक है। धर्म के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। इमाइल डरकाइम ने ही इसी चीज़ को सुसाइड की स्टडी के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था। और इंडिया के अंदर तो धर्म के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। धर्म है तो इंडिया के अंदर इंसान है। लेकिन जो ये सेकुलराइजेशन शुरू हुआ है, वेस्ट से जो सेकुलराइजेशन शुरू हुआ है, इसने हम इंडियंस को और बाकी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको अलग अलग लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है। वेस्ट के अंदर तो कई जगह के ऊपर आपको फुल सेकुलराइजेशन देखने को मिलता है। सेकुलराइजेशन इतना हो गया कि अथीस्ट पैदा होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अथीज़म अलग है, सेकुलराइजेशन अलग चीज़ है। सेकुलराइजेशन का मतलब है डिफरेंशिएट कर लो कि मेरे नॉन रिलीजियस टास्क कौन से हैं, रिलीजियस टास्क कौन से हैं, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना है। मोटा मोटा मतलब सेकुलराइजेशन का ये हो गया, ठीक है। जो आपके पास रॉबर्ट टायलर हैं, उन्होंने इसी सेकुलराइजेशन को, इसकी डिग्री को नापने के लिए 3 पार्ट्स के अंदर या फिर 3 लेयर्स के अंदर सेकुलराइजेशन को डिवाइड किया है। पहला है मैक्रो लेवल, मीजो लेवल एंड माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल का मतलब है सोसाइटल लेवल के ऊपर कितना सेकुलराइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। सोसाइटल लेवल के ऊपर सेकुलराइजेशन कैसे देखने को आपको कैसे पता चलेगा? फ्रॉम दी पार्टिसिपेशन इन दी चर्च एक्टिविटीज, ठीक है। जो आपके पास रिलीजियस एक्टिविटीज सोसाइटल लेवल के ऊपर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी पूजा हो गई, तो पूजा के अंदर कितना पार्टिसिपेशन आ रहा है लोगों का, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। जैसे इंडिया के अंदर छठ पूजा होती है, तो छठ पूजा जो है इट इज़ अ सोसाइटल अफेयर, ये पूरा का पूरा सोसाइटल अफेयर होता है। आप देख सकते हो छठ पूजा के टाइम के ऊपर जो घाट वगैरह होते हैं वो भरे रहते हैं, वो पर्सनल अफेयर नहीं रहता। सिमिलरली ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जो है वो जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, रिलीजियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। इंडिया के अंदर खैर ये पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, कुछ जगह के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, कुछ जगह के अंदर डिक्रीज़ हुआ है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द मॉडर्नाइजेशन। जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन भी नहीं कहना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन, जहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में, वहाँ पे सोसाइटल लेवल के ऊपर सेकुलराइजेशन डिक्रीज़ हुआ है। देन ऑन द मीजो लेवल, ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल द सेकुलराइजेशन हैज़ बीन अचीव्ड इन इंडिया, वो अचीव हुआ है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कास्ट के नाम के ऊपर वोट वगैरह मांगी जाती है, बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने सेकुलराइजेशन को जगह दी है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना रिलीजन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह दे रही हैं, अपने संविधान के अंदर जगह दे रही हैं। जो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उसने भी काफ़ी हद तक धर्म को जो है वो बाहर रखने की कोशिश की है। खैर, टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन धर्म को बाहर रखने की जो है ज़रूर कोशिश हुई है। उसी तरह से जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके अंदर भी धर्म को बाहर रखने की जो है वो एक ज़रूरत महसूस जो है वो उन्होंने की है। तो आप किसी भी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देख लें, उसके अंदर धर्म को जो है वो बाहर रखा गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर हमने सेकुलराइजेशन अचीव कर लिया है। फिर उसके बाद जो बात आती है वो माइक्रो लेवल की बात आती है। तो माइक्रो लेवल जो आपका इंडिविजुअल लेवल है, जो प्राइवेट अफेयर है, उसके अंदर आपने जो है वो जो जो रिलीजन है उसको कई जगह के ऊपर कई रिलीजन, ये रिलीजन टू डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे हिंदूज़ जो हैं जिनको हम मॉडर्नाइज्ड हिंदूज़ कहते हैं, उन्होंने रिलीजन को प्राइवेट अफेयर, स्ट्रिक्टली प्राइवेट अफेयर जो है वो बनाने की कोशिश की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस्लाम सिखिज़म की बात करें कि सिखिज़म के अंदर कृपान पहनना, पगड़ी पहनना ज़रूरी है, तो वहाँ पे रिलीजन जो है वो स्ट्रिक्टली वेस्टर्न सेंस के अंदर जैसे प्राइवेट अफेयर हमने बात की, वैसे जो है वो प्राइवेट अफेयर नहीं है, ठीक है। सो
सेकुलराइजेशन ऐसा नहीं है कि हर जगह के ऊपर सेम लेवल ऑफ सेकुलराइजेशन इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, या फिर हर धर्म के अंदर सेम लेवल ऑफ सेकुलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ धर्म के अंदर इसी खिलाफ, सेकुलराइजेशन के खिलाफ, अकॉर्डिंग टू असगर अली इंजीनियर, 2 मूवमेंट्स चल रही हैं। ठीक है, इसी के ऊपर सब्रवाल भी बात करते हैं, सतीश सब्रवाल भी बात करते हैं। एक है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, दूसरा है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। खैर, जब कम्युनिज्म की बात आएगी तब इन 2 मूवमेंट्स के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, इन दो मूवमेंट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। कम्युनिज्म तो सीधा सीधा आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, सो हेंस द नियो सेकुलराइजेशन or the neo-secularization theorist, they submit the secularization could be taking place in the any of the levels, not necessary in each and every level। तो बेसिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिक्लाइन या फिर इंक्रीज जो है वो उसको नहीं देखोगे, आप चेंज को देखोगे। सो स्टार्क ही हैज साइटेड साइटेड इन द रॉबर्ट 2004 जो किताब आई थी, उसके अंदर स्टार्क को जो है वो साइट किया गया था, लिखा गया था, क्लेम्स दैट द realm or of the secularization theory has been sung. Of course, the secularization as it were, it does not apply to the most of the Muslim countries। बहुत important है, तो ये मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा भी हमने सेकुलराइजेशन की बात की। ठीक है, और कुछ अफ्रीकन पार्ट्स के अंदर भी आप इन चीज़ों को अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, चीज़ें चेंज हुई हैं। सेकुलराइजेशन थीसिस कहता है कि रादर देन सीइंग वेदर इट हैज़ डिक्रीज्ड, वेदर इट हैज़ इंक्रीज्ड, फोकस ऑन द चेंज एंड फोकस ऑन द लेवल ऑफ द चेंजेस। जो लेवल्स के ऊपर जो आपके पास चेंजेस आई हैं, ऑन द मीजो लेवल, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, इन लेवल्स के ऊपर जो चेंजेस आई हैं उन चीज़ों को आप देखिए। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकुलराइजेशन डिबेट। बार बार साइंस और रिलीजन के ऊपर क्योंकि पूछा गया है, तो मुझे महसूस हुआ इस न्यूज़ को पढ़ के कि एक सेकुलराइजेशन डिबेट के ऊपर जो है वो बातचीत होनी चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि सेकुलराइजेशन होता क्या है। वैसे भी मास मीडिया के अंदर सेकुलर वर्ड जो है वो बहुत उछाला गया है। ठीक है, तो ये ज़रूरत महसूस हुई है कि सेकुलराइजेशन के ऊपर बात की जाए, बातचीत हो। ठीक है, so I hope this video it was of some worth for you. Thank you very much.